एम्पलीट्यूड बताना है तो एम्पलीट्यूड बताने के लिए मैं बात कर लेता हूँ। ये रास्ता है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। लेट सपोज यहाँ पर अलवीना खड़ी हैं और जंप लगाना चाहती हैं। वो जंप ए पर भी लगा सकती हैं, वो जंप बी पर भी लगा सकती हैं। मैक्सिमम कितनी लगा सकती हैं मुझे नहीं पता। लेट सपोज जंप लगाना शुरू की और मैक्सिमम डी तक, लेकिन ई पॉइंट पर नहीं पहुंच सकी और डी से ज़्यादा वो आगे डिस्प्लेस नहीं कर सकती। ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इसे कहते हैं एम्पलीट्यूड। ये अलवीना का डिस्प्लेसमेंट है। अगर यही वेव होती, वेव कितनी ऊपर जा रही है मैक्सिमम, तो वेव कितनी ऊपर जा रही है मैक्सिमम, ये वेव का डिस्प्लेसमेंट हो गया मैक्सिमम। और ये वेव का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहलाता है एम्पलीट्यूड। क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड। ये रेफरेंस पॉइंट हो गया, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है बेटा, तो हमने इसे नाम दिया किसका? एम्पलीट्यूड का। जनाब आगे चलते हैं, फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन अ यूनिट टाइम। नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन अ यूनिट टाइम। तो यूनिट टाइम में नंबर ऑफ वाइब्रेशन को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं बेटा? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट करते हैं या न्यू से डिनोट करते हैं। दिस इज द सिंबल। ठीक है, रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का 1/t या n/t, और n कहलाते हैं आपके पास नंबर ऑफ वाइब्रेशन। n क्या कहलाता है बेटा? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कहलाते हैं। तो n/t ले लें, 1/t ले लें, और ये बराबर है और किसके बेटा? ओमेगा अपॉन टी के। ठीक है, किसके बराबर है? ओमेगा अपॉन टी के। सही है बेटा, किसके बराबर है? ओमेगा ओवर टी के बराबर है हमारे पास। सॉरी, ओमेगा ओवर 2 पाई। ये ओमेगा ओवर 2 पाई कहाँ से आया? आपको फर्स्ट ईयर याद दिला देता हूँ। ओमेगा बराबर होता है थीटा अपॉन टी के। एक रेवोल्यूशन में जो एंगल होता है वो 2 पाई होता है, दैट इज 2 पाई अपॉन टी। तो टी आप उधर ले गए तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई ओवर ओमेगा। 2 पाई ओवर ओमेगा हो जाएगा। सही है, ये हमने बात की किसकी बेटा? फ्रीक्वेंसी की। आगे बात देखते हैं जनाब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इंट्रोडक्शन को। पहली बात हमने की कि जब इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में होते हैं, किस में होते हैं? रेस्ट में, तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, चाहे वो अट्रैक्शन हो चाहे वो रिपल्जन हो। ठीक है, और दूसरी बात हम कह रहे हैं, ये इंट्रोडक्शन है तो इंट्रोडक्टरी पॉइंट है जो मैं आपको लिखवाता था, तो ये सारे मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा तो हमारा पढ़ना ज़्यादा हो जाएगा, लिखना थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन आप लिखेंगे लाजमी लेक्चर रजिस्टर के अंदर। प्लीज़ जितने लेक्चर्स हो रहे हैं उसको लेक्चर रजिस्टर में लिखा करें। नेक्स्ट बात कह रहा हूँ, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। यानी आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चेंज लेकर आओगे तो चेंज प्रोड्यूस हो जाएगा किसके अंदर? मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज लाओगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड का चेंज है वो क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन करने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ठीक है बेटा, ये दोनों बातें हमारे पास हो गई। अच्छा, नंबर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात मैंने दोनों बातें आपको बता दी कि वेरिंग इलेक्ट्रिक वेरिंग मैग्नेटिक प्रोड्यूस करती है और वेरिंग मैग्नेटिक वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। ये जो बात थी आपके पास, ये जो बात थी किसने कही थी? मैक्सवेल ने। और ये बात किसने कही थी? फैराडेज ने। ठीक है, ये साइंटिस्ट के नेम है कि वेरिंग मैग्नेट से वेरिंग इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होती है, फैराडेज ने बताया था। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक और पॉइंट देख लें कि व्हेन चार्ज पार्टिकल इज मूविंग, जब चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा होता है तो इट प्रोड्यूस एडिशनली मैग्नेटिक फील्ड। तो भाई पहले हमने क्या बात की कि वो क्या चार्ज रेस्ट में हो तो सिर्फ क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। लेकिन जब चार्ज मोशन करता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों दोनों प्रोड्यूस करता है। और जब इस चार्ज के, ये चार्ज जो है, मूविंग चार्ज जो है एक्सेलरेट करता है, यानी इसकी वेलोसिटी में चेंज आता है, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दैट इज इंपॉर्टेंट। फिर रिपीट करता हूँ
चार्ज रेस्ट में हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, चार्ज मोशन में हो तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, अगर चार्ज मोशन में हो और विद सम एक्सेलरेशन हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस करेगा। सही है। लास्ट पॉइंट देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ई से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बी से डिनोट करते हैं। ई और बी जो है वो आपस में क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ई और बी हमेशा एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। और इसके साथ साथ डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव ये इन दोनों पे परपेंडिकुलर होती है, ए और बी पे। ठीक है। इसकी बात मैं कुछ इस तरह बता दूं, लेट सपोज ये ई है और ये क्या है, बी है। इसको मैं थोड़ा सा घुमा के लिख रहा हूँ ऐसे, ये बी है और ये ई है, ये अभी भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है। आप इसी तरह अब इस तरह के एल को आप थोड़ा सा किसी एंगल पे घुमाएं, रहेगा तो एल, लेकिन आपको नजर ये नंबर 1 फिगर जो है इस तरह नजर आएगी नंबर 2 फिगर। और अगर वेव आगे बढ़ रही है तो ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, ये इन दोनों पे परपेंडिकुलर होगी। किस पे होगी, परपेंडिकुलर होगी। अपना राइट हैंड जरा लें, अपनी चारों उंगलियां जो है बंद करें, थंब को ऊपर कर रखें। ठीक है। पहले शहादत की उंगली खोलें तो थंब और शहादत की उंगली 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे। ठीक है। फिर शहादत की उंगली के बाद दूसरी उंगली खोलें और दूसरी उंगली आपने जो है वो शहादत की उंगली पर परपेंडिकुलर होगी, वो भी 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी। तो आप एक उंगली को ई का नाम दे दें, एक को बी का नाम दे दें और अंगूठे को डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव का नाम दे दें। ठीक है। इस तरह ये तीनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। मैं आगे कोशिश करता हूँ डायग्राम में भी आपको शो करूँ। अच्छा जी, हम नेक्स्ट बात जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बताना चाह रहा हूँ, उसको सी से डिनोट करते हैं और ये स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड जो है स्पीड ऑफ लाइट होती है। कई दफ़ा ये एमसीक्यूज में आया और ये न्यूमेरिकल में भी आ चुका है। कितना सा न्यूमेरिकल, सी बराबर होता है 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के। एप्सिलॉन नॉट पढ़कर आए, क्या होता है बेटा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बस इसी तरह म्यू नॉट जो है ये मैग्नेट के लिए है। ठीक है। ये कहलाता है परमीबिलिटी फॉर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। फॉर फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट जो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है और म्यू नॉट जो है वो परमीबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस फॉर मैग्नेट और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है। तो इस तरह 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को जब हम सॉल्व करते हैं कांस्टेंट वैल्यू पुट करके तो 2.99 एक्सपोनेंट 8 करके समथिंग आता है हमारे पास, जो तकरीबन 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड लेते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है, जरा देखें। अगर मैं रूम को टोटली एयर टाइट बंद कर दूं और चीखना शुरू करूं रूम के अंदर तो मेरी आवाज रूम से बाहर नहीं जाएगी। लेकिन उसी अकल को यूज करते हुए रूम में बैठे बैठे मैं अपने मोबाइल कॉल से किसी हेल्पर को कॉल करूं कि मेरी हेल्प कर दो तो वो आवाज बाहर चली जाएगी। मोबाइल से जो सिग्नल जा रहे थे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी और जो मुंह से आवाज निकल रही थी वो मेरे पास मैकेनिकल वेव थी। मैकेनिकल वेव को प्रोपगेट करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपगेट करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। ठीक है। क्या कह रहा हूं जनाब, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपगेट करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। सही है। आगे चलते हैं जनाब। देखिएगा ये हमारे पास एक डायग्राम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, जिसमें आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिक पार्ट है और ये क्या है, मैग्नेटिक पार्ट। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक पार्ट एक दूसरे पे क्या है, 90 डिग्री है। जबकि ये जो एरो है ये आपके पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है, ये भी इटसेल्फ 90 डिग्री है। ये देखें, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, तीनों 90 डिग्री पर है। सही है। तो जो बात मैंने पहले बताई थी यहाँ पर आपको दिखा भी दी। और आप देखें जैसे जैसे एक्सेलरेटेड होता है तो आप यहाँ नंबर 1 पोर्शन में देखें,
इलेक्ट्रिक ऊपर है, मैग्नेटिक नीचे है। नंबर 2 पोर्शन में देखें, मैग्नेटिक ऊपर है, इलेक्ट्रिक नीचे है। नंबर 3 पोर्शन में देखें, इलेक्ट्रिक आपके पास ऊपर है, मैग्नेटिक नीचे। तो कंटिन्यूसली वेरिंग इलेक्ट्रिक वेरिंग मैग्नेट में प्रोड्यूस हो रही है, वेरिंग मैग्नेट वेरिंग इलेक्ट्रिक में प्रोड्यूस हो रही है। लेट्स सपोज इसकी बात करें, फिर इसकी बात करें, फिर इसकी बात करें, फिर इसकी बात करें, फिर इसकी बात करें, तो ये आपको नजर आ रहा होगा, वेरिंग इलेक्ट्रिक वेरिंग मैग्नेट में, वेरिंग मैग्नेट वेरिंग इलेक्ट्रिक में, लाइक वाइस वर्सा जो है आपके पास ये चल रहा है। ठीक है, जब तक ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेरी करती रहेंगी तब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोपोगेट करती रहेगी। जैसे ही इनमें चेंज खत्म हुआ वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डेड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डेड हो जाएगी। सही है बेटा। इट इज़ इंट्रोडक्शन, तो मैं चाहूँगा इतना लिमिटेड करूँ, बाकी आगे चलते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा सोचा आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी बता दूं, क्योंकि आपने आगे एप्टीट्यूड एग्ज़ाम भी देना है, तो मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको याद रहे। देखिएगा, जैसे जैसे हम इस ऑर्डर में जा रहे हैं, जैसे जैसे इस ऑर्डर में जा रहे हैं, हमारे यहाँ राइट हैंड पे आप जा रहे हैं तो ये वेवलेंथ बढ़ रही है, और जैसे जैसे हम लेफ्ट हैंड पे जा रहे हैं तो आपके पास फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। सही है। सबसे ज़्यादा खतरा आपके पास यहाँ पर है और सबसे कम खतरा आपके पास यहाँ पर है। ठीक है, राइट हैंड नेक हाथ है, लेफ्ट हैंड बुरा हाथ है। तो लेफ्ट हैंड पे सबसे ज़्यादा डेंजरस रेज जो है पाई जाती हैं, राइट हैंड पे लेस डेंजरस रेज पाई जाती हैं। और ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, जैसे मैं ये रेड कर रहा हूँ, ये जो पोर्शन है ये है विजिबल लाइट का पोर्शन। कौन सा पोर्शन है? विजिबल लाइट। विजिबल लाइट में आपके पास क्या मिलता है? आपको मिलता है जनाब विबगोर। क्या मिलता है? विबगोर, यानी वायलेट, और इसका मिक्स कलर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, देन रेड। सही है। अगर हम देखें इस विजिबल लाइट को तो ये 7 कलर्स हमें मिलते हैं, और जिसमें सबसे ज़्यादा वेवलेंथ आप देख रहे हैं किसकी है बेटा? रेड की है। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है? रेड की है। ठीक है, तो रेड की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है। सही है बेटा। और ये रेड जो है तकरीबन 700 नैनोमीटर के रीजन में पाया जाता है, और वायलेट जो है 400 नैनोमीटर के रीजन में पाया जाता है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर वेवलेंथ कम हो रही है, ये बात हमने कही थी। वेवलेंथ कम होगी, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी। वेवलेंथ कम होगी और फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो आप देखते जाएं, विजिबल लाइट से अगर आप राइट हैंड पे जाएं तो विजिबल लाइट से पहले इंफ्रारेड मिलती है, इंफ्रारेड से पहले माइक्रोवेव मिलती है, माइक्रोवेव से पहले रेडियो वेव मिलती है। अगर हम लेफ्ट साइड पे जाएं तो हमें विजिबल लाइट से के बाद अल्ट्रा वायलेट रेज मिलती हैं जो ख़तरनाक होती हैं विजिबल से। फिर हमें एक्सरेज मिलती हैं जो उससे ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं तमाम रेज से। फिर एक्सरेज के बाद जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है वो गैमा रेज होती है। ठीक है, आप अल्लाह ना करे हड्डियों में कोई डिफेक्ट आता है तो एक्सरे करवाते हैं, और ज़्यादा एक्सरे करवाने से फिर बोन कैंसर भी हो जाता है। ठीक है बेटा, ये एक्सरेज के हैजर्ड्स हैं। वैसे तमाम रेडिएशन के हैजर्ड्स हैं, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा जो हैजर्ड्स हैं वो एक्सरे, देन सबसे ज़्यादा मोस्ट डेंजरस जिसमें लाइफ ना बचने के चांसेस, दैट इज गैमा रेज। ठीक है, लेकिन सम सर्टेन ऑफ गैमा रेज जो है हम क्या करते हैं अपनी बॉडी के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, जिनमें नाउज़बिल्ला अगर किसी को कैंसर हो जाए तो उस कैंसर ट्रीटमेंट के लिए गैमा रेज को फॉल करवाया जाता है, बट बहालत मजबूरन फॉल करवाया जाता है इतनी कम इंटेंसिटी के साथ कि इंसानी जान की ज़या ना हो जाए, ये इंसानी जान जो है वो डेड ना हो जाए। ठीक है, रेंज में रखते हुए करते हैं। ठीक है बेटा, चले जी आगे चलते हैं। हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट वो है मॉड्यूलेशन। क्या है बेटा? मॉड्यूलेशन। ये वो पहला टॉपिक है जो ऐड किया गया है आपकी रिड्यूस सिलेबस में फॉर चैप्टर नंबर 16, फॉर चैप्टर नंबर 16। ठीक है, विच इज व्हाट? मॉड्यूलेशन, जो हमारे पास मॉड्यूलेशन कहलाता है। मॉड्यूलेशन होती क्या है? मैं मॉड्यूलेशन का टॉपिक पढ़ाने से पहले आपको एक छोटी सी बात बता दूं
आप तो तमाम गर्ल्स हैं, आप लेट सपोज किसी महफिल में, किसी शादी में मौजूद हैं और आप किसी को आवाज़ देती हैं बहुत लास्ट रॉ से, तो आपकी आवाज़ जो फर्स्ट रॉ है उसमें नहीं जा पाती, तो आप कहती हैं प्लीज़ उसे बोलना है कि मेरे पास आ जाए, वो अपने आगे वाली को बोलती है उसे बोलना है कि मेरे पास आ जाए, वो अपने आगे वाली को बोलती है उसे बोलना है कि मेरे पास आ जाए। ठीक है, अब मैं यही बात आपको कहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल, अच्छा फॉर एग्जाम्पल से पहले एक क्लियर बात कर लेते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट की बात करें तो वो हमारे पास 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड होती है, और स्पीड ऑफ साउंड की बात करूं तो वो 332 मीटर पर सेकंड होती है। तो कहाँ ये करोड़ों में और कहाँ ये 100 में? 332 से 334 मीटर पर सेकंड होती है, तो ये बहुत कम वैल्यू है हमारे पास, और ये बहुत 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 ज़्यादा वैल्यू है स्पीड ऑफ लाइट। लिख देता हूँ ये लाइट के लिए और ये साउंड के लिए। तो मुझे बताइए किसकी स्पीड ज़्यादा है, लाइट की या साउंड की? तो हमें ऑफ कोर्स नज़र आ रहा है कि किसकी स्पीड ज़्यादा है जनाब, स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है। किसकी स्पीड कम है? साउंड की स्पीड कम है। ठीक है, अगर मैं कहूँगा मेरी आवाज़ अमेरिका तक पहुँचानी है, तो आप कहेंगे क्यों मजाक कर रहे हैं, ये आवाज़ अमेरिका तक नहीं पहुँचेगी। और भाई पहुँचानी है, कैसे पहुँचाएं? आप कहेंगे कॉल कर लो। मैं कहूँगा कॉल में क्या जादू है जो मेरी आवाज़, मैं इधर से हेलो बोलूँ और फौरन अगला जो है मेरी आवाज़ को सुन ले इसी स्पीड के साथ? क्या स्पीड कम या ज़्यादा नहीं, कम नहीं होगी? नहीं जी, हमें तो सेम स्पीड से आवाज़ सुनाई देती है। चलें इसकी एग्जाम्पल नंबर 2 भी देता हूँ। मैं एग्जाम्पल नंबर 2 ये देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ये ए पॉइंट है और आपने जाना है इस बी पॉइंट पर, ये 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, दो पर्सन है, पर्सन 1 और पर्सन 2। पर्सन 1 को कहता हूँ आप कार पर जाएं, पर्सन 2 को कहता हूँ आप बाय वॉक जाएं। ठीक है, बाय वॉक वाला अगर निकलना शुरू करेगा 100 किलोमीटर तो शायद नेक्स्ट डे पहुंचे। कब पहुंचे? नेक्स्ट डे। लेकिन कार वाला जब चलना शुरू करेगा तो शायद 2 घंटे में पहुंच जाए या 1 घंटे में पहुंच जाए, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड, 2 घंटे में पहुंचे या 1 घंटे में पहुंचे। बहरहाल ये कार, इसका मतलब कौन तेज पहुंच रहा है? कार वाला। और कौन लेट पहुंच रहा है? वॉक वाला। इसे कह देते हैं साउंड और इसे कह देते हैं लाइट। तो सपोज किसकी स्पीड ज्यादा है? लाइट की स्पीड ज्यादा है। और कार की स्पीड क्या है? और साउंड की स्पीड क्या है? कम। क्या ये अच्छा नहीं होगा कि आप जनाब रहम करें इस वॉकिंग शख्स पर और इसे कहें कि प्लीज आ जाओ मेरी कार में बैठ जाओ। जब ये कार में बैठेगा तो मुझे बताइए, ये कार में मौजूद शख्स पहले से और ये जो पैदल चलने वाला शख्स था, क्या दोनों एक ही वक्त में पहुंचेंगे? यस ऑफ कोर्स, दोनों एक ही वक्त में पहुंचेंगे और पॉइंट बी पर पहुंचकर दोनों विन कर जाएंगे और दोनों को इनाम मिल जाएंगे। अब हुआ क्या यहाँ पर? ये जो वॉकिंग पर्सन था ये था लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल, और ये जो कार वाला शख्स था ये था हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल। तो लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल जो है वो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल के ऊपर क्या हो गया? ओवरलैप हो गया। जब ओवरलैप हुआ तो दोनों एट अ टाइम पहुंच गए। ये अमल कहलाता है मॉड्यूलेशन। क्या कहलाता है? मॉड्यूलेशन। तो अब जरा टेक्निकली पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग ऑडियो फ्रिक्वेंसी, जिसे हम कहते हैं लो फ्रिक्वेंसी, एंड रेडियो फ्रिक्वेंसी, जिसे हम कहते हैं हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स, to accomplish transfer of information is called modulation। इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का जो मेथड है वो क्या कहलाता है? मॉड्यूलेशन कहलाता है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग ऑडियो फ्रिक्वेंसी, ऑडियो फ्रिक्वेंसी को हम लो फ्रिक्वेंसी कहते हैं, एंड रेडियो फ्रिक्वेंसी जिसे हम कहते हैं हाई फ्रिक्वेंसी। तो इन दोनों का जो मिलाप है, मिलने का अमल जो है या ओवरलैप करने का अमल जो है उसे हम कहते हैं मॉड्यूलेशन। और ये मॉड्यूलेशन क्यों करते हैं? वजह यह है कि हमें क्या करना होता है? इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना होता है। क्या करना होता है? इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना होता है।
तो टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन है, हमारे पास दो टाइप की मॉड्यूलेशन है, एक कहलाता है AM, और इस AM को आप अपने रेडियो के ऊपर देखते हैं, एक होता है AM और एक होता है FM। जो आप FM 100 पहले बहुत सुना करते थे, आप शायद कुछ लोग सुनते हैं। AM रेडियो पाकिस्तान होता है। तो भाई AM है क्या? AM एक्चुअली है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। AM क्या है बेटा? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होती है कि कैरियर वेव एम्पलीट्यूड इज वेरीड अकॉर्डिंग विद द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। अब कैरियर वेव क्या होती है? जो हाई फ्रिक्वेंसी होती है, और मॉड्यूलेटिंग वेव क्या होती है? जो लो फ्रिक्वेंसी होती है। अभी मैं आगे डायग्राम में आपको दिखाऊंगा। होता क्या है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, जो एम्पलीट्यूड है वो वेरी करता है। बस मेन बात क्या वेरी करता है? एम्पलीट्यूड वेरी करता है। तो फ्रिक्वेंसी क्या रहेगी? सेम रहेगी। फ्रिक्वेंसी क्या रहेगी? सेम रहेगी। आइए देखते हैं कि जनाब क्या होता है। एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव इज मेंटेन्ड एज इट्स ओरिजिनल। ये बात मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि फ्रीक्वेंसी जो है वो मेंटेन रहेगी। अच्छा जी, देखिएगा, ये आपके पास लो सिग्नल था जिसे मॉड्यूलेटिंग वेव कहते हैं। ठीक है, 3 मिनट बाद बेटा ऑफ हो जाएगा, 6 मिनट बाद। तो फिर भी हम देखते हैं, अभी जब तक कंटिन्यू करते हैं। लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को हम मॉड्यूलेटिंग वेव कहते हैं, और ये जो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल है कैरियर वेव कहते हैं। और ये जो हमें मिला है, ये आंसर मिला है मॉड्यूलेटेड सिग्नल। यानी ये नंबर 1 वेव नंबर 2 वेव पर ओवरलैप हो गई है। ओवरलैप होने के बाद जो रिजल्ट आया है वो ये रिजल्ट आया है, मेरे पास आंसर आया है। अब इस आंसर में आप देखें कि वेवलेंथ डिफरेंट है, और हर पोर्शन में नंबर ऑफ वेव, इतने पोर्शन ले लें, ये पोर्शन ले लें, तो हर पोर्शन में नंबर ऑफ वेव जो है वो सेम है, 1 2 3। इधर भी देख लें, दोनों की लेंथ लेकर देख सकते हैं, 1 2 3। तो इधर भी 3 क्रॉस मिल रहे हैं, इधर भी 3 क्रॉस मिल रहे हैं। तो फ्रिक्वेंसी सेम है और वेवलेंथ क्या हो गई है? डिफरेंट हो गई है। फ्रिक्वेंसी सेम है और वेवलेंथ क्या हो गई है? डिफरेंट हो गई है। ये कहलाता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। जब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ रहे हैं तो हम बात करेंगे एमसीक्यूज की। किसकी बेटा? एमसीक्यूज। तो ये आपके पास एमसीक्यूज है जो आपसे पूछा जा सकता है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में 549 किलोहर्ट्ज से लेकर 1600 किलोहर्ट्ज तक की रेंज होती है। सही है बेटा? तो यहाँ पर मैं ऑफ कर रहा हूँ, आप दोबारा ज्वाइन कर लें।